दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है? या फिर ये कि आपको कोहनी के पिछले हिस्से पर लगने से कभी कभी करंट क्यों लगता है? अच्छा, क्या उस शख्स की कहानी जानते हैं जिसके शरीर पर पेड़ ही उगाया था और जिसके बाद लोग उसे ट्री मैन के नाम से जानने लगे? नहीं भी जानते तो जुड़े रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब के साथ साथ और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आ गया हूँ मैं आपको करने एक बार फिर से फैक्टिफाइड। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन महंगे ब्रांडेड मेड इन ताइवान हेडफोन्स को। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मैंने आपको हालिया के एक एपिसोड में उस शख्स की कहानी बताई थी जिसकी छाती में मटर का एक दाना अंकुरित हो गया था। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके शरीर पर ही पेड़ उग गया और उसे दुनिया भर में ट्री मैन के नाम से जाना जाने लगा। मिलिए बांग्लादेश के रहने वाले अबुल बाजंदर से। अबुल की परेशानी ये है कि उनके शरीर पर ये पेड़ जैसी संरचनाएं उगाती हैं, जिसके चलते अबुल को अपने हाथ और पैरों पर 5 किलो का एक्स्ट्रा वजन उठाकर चलना पड़ता है। 10 साल की छोटी उम्र से ही अबुल एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। शुरुआत में तो वो इन संरचनाओं को काटकर फेंक दिया करता, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी उनके पूरे शरीर में फैल गई। अबुल शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है जिसे उनका अपने हाथों से खिलाने का सपना ही रह गया। अबुल ने इस बीमारी का कई बार इलाज कराने की भी कोशिश की, लेकिन इसका तोड़ डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। आपको और भी हैरानी होगी ये जानकर कि ट्री मैन सिंड्रोम के नाम से जाने जाने वाली इस बीमारी के दुनिया भर में सिर्फ 6 मरीज हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको भी कभी जाने अनजाने में कोहनी के पिछले हिस्से में चोट लगने से एक झटका सा लगा होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शरीर में यह सिरहन सी पैदा क्यों होती है और ऐसा बॉडी के किसी और पार्ट के टकराने से क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिरहन जो करंट जैसी लगती है वो नर्व्स के आपस में टकराने की वजह से होती है, हड्डियों के टकराने से नहीं। अल्नर नर्व नाम की एक नस हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे हाथ तक आती है। ये बॉडी की सबसे लंबी अनप्रोटेक्टेड नर्व होती है, माने कि कोई भी मसल इस नर्व को प्रोटेक्शन नहीं देता। कोहनी के पिछले हिस्से पर जब कोई हिट करता है तो इसी नर्व पे इम्पैक्ट पड़ता है, और चूंकि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसफर करती हैं, इस ट्रांसफर के अचानक ब्लॉक होने पर ही हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है। क्या समझे? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन केमिस्ट के पास वही पर्ची लेकर जब आप जाते हैं तो केमिस्ट झट से दवाइयां निकाल के दे देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है? या फिर क्या वो जानबूझ के ऐसे लिखते हैं कि हम मैंगो पीपल को कुछ समझ ही ना आए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स की ऐसी हैंडराइटिंग का कारण उनकी सालों की ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत लिखते हैं, किसी भी और जॉब से कहीं ज्यादा। पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी नोट डाउन करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो शॉर्ट में ही ज्यादा लिखते हैं। साथ ही किसी की मेडिकल कंडीशन की छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन उन्हें नोट करनी पड़ती है। इतना लिखने के कारण वो जल्दबाजी में तो लिखते ही हैं, साथ ही मेडिकल भाषा में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर बड़ी टर्म्स के शॉर्टर वर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए दोस्तों हमें तो उनकी हैंडराइटिंग कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है, लेकिन दूसरे डॉक्टर या फिर हमारे लोकल केमिस्ट उन टर्म्स का मतलब बखूबी जानते हैं, और इसी के चलते वो हमें सही दवाई दे पाते हैं। आप क्या सोचते थे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, किसी स्टोर या सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त आपने देखा होगा कि बिलिंग काउंटर पे आदमी झट से सामान को स्कैन करता है और वो बिल में ऐड होता जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कंप्यूटर को ये पता कैसे चलता है कि वो कौन सा सामान था? क्या वो इस सामान को देखकर पहचानता है? अगर आप जानते हैं तो दोस्तों अपने बाकी भाइयों के लिए बता दूं कि मशीन उस सामान को देखकर ये पता नहीं लगाती कि वो केचप है या सोप, बल्कि हर प्रोडक्ट पर छपे इस खास लाइंस वाले बारकोड को स्कैन करके ही किसी प्रोडक्ट को पहचानती है, जो हर तरह के प्रोडक्ट पे यूनिक माने अलग होता है। अब आप पूछेंगे कि इस बारकोड में ऐसा क्या होता है कि ये यूनिक होता है? ये बारकोड्स मशीन रीडेबल कोड्स होते हैं, नंबर्स और कुछ अलग अलग साइज की लाइंस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो किसी कमोडिटी पे प्रिंट होता है। इस बारकोड में प्रोडक्ट का प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरर का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप जानते होंगे कि रडार दुश्मन प्लेन के अपने इलाके में आने की सूचना ग्राउंड कंट्रोल को दे देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रडार के आविष्कार से पहले किसी कैंप को हमले का अलर्ट कैसे मिलता था? दोनों विश्व युद्धों के बीच के समय में जब रडार की खोज नहीं हुई थी, ऐसे एक्यूस्टिक मिरर्स और लिसनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करके दुश्मन के प्लेन के इंजन की आवाज
मीलों की दूरी से बेस पर कैच की जाती थी और सभी को सतर्क कर दिया जाता था। फिर चेन होम रडार सिस्टम के डेवलप होने के बाद इन एकूस्टिक मिरर्स का कोई काम नहीं बचा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ऐसे कई एकूस्टिक रडार्स ग्रेट ब्रिटेन के पूरे तट पर बिछाए गए थे, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं और विज्ञान की तरक्की के जीते जागते स्मारक हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा शख्स भी रहा है जिसे जहरीले सांपों ने 172 बार काटा, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं किसी साधु या खलीफा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्नेकमैन के नाम से मशहूर अमेरिकी नागरिक बिल हास्ट की, जो फ्लोरिडा की एक सर्पेंटेरियम यानी कि वो जगह यहाँ सांप और कभी कभी दूसरे रेंगने वाले जीव स्टडी और डिस्प्ले किए जाते हैं, वहाँ काम करते थे। लेकिन आपकी और हमारी तरह दिखने वाले इस आम से शख्स को सांपों का जुनून था। वो बचपन से ही सांपों के साथ खेलते और उनका जहर निकालते आए हैं। इस जानलेवा खेल में खुद को और मजबूत बनाने के लिए बिल ने अपने शरीर में सांप की जहर की लिमिटेड डोसेस देना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनके जहर के प्रति इम्यूनिटी बढ़ने लगी। और दोस्तों, यकीन नहीं होता कि बिल हास्ट ने 172 जहरीले सांपों की बाइट्स को सरवाइव किया है और ना जाने कितने ही लोगों को अपना ब्लड डोनेट करके उनकी जान बचाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट सरवाइव करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल हास्ट के ही नाम है। आगे चलकर उन्होंने सांपों के जहर पर शोध के लिए एक अपनी कंपनी बनाई और अपनी पूरी उम्र इन सांपों के बीच ही निकाल दी। 2011 में 100 साल की उम्र में बिल चल बसे और अपने पीछे एक नायाब एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग दुनिया के लिए छोड़ गए। खैर, अभी हमारा वक्त नहीं हुआ आपको छोड़कर जाने का, इसीलिए अगर आज की ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एपिसोड से भी कोई फैक्टिफाइड हुआ है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे लंबा बस रूट कलकत्ता से लंदन तक था, और ये बस कलकत्ता से चलकर दिल्ली, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, लाहौर, काबुल, हेरात, तेहरान, इस्तांबुल, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस होते हुए लगभग 7,900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लंदन पहुंचती थी। इस रूट पर बस सेवा सिडनी की एक कंपनी एल्बर्ट टूर एंड ट्रेवल्स ने 15 अप्रैल 1957 को शुरू की थी और ये सन 1973 तक चलती रही। 1957 में इसका किराया 85 पाउंड था, यानी कि आज के हिसाब से करीब 8,000 रुपए, और फिर 1973 में बस सेवा बंद होने तक ये बढ़कर 145 पाउंड यानी कि 13,500 रुपए हो गया था। अपने समय में ये दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा हुआ करती थी, और इतना लंबा रास्ता होने के कारण लंदन तक पहुंचने में करीब 45 दिन का समय लगता था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश भारत में एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल माइक्रोनेशन है, यहाँ ना ही कोई धर्म है और ना ही किसी की सरकार का राज चलता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी दूर दराज के जनजाति समूह की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, जिस सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑरोविल, और ये तमिलनाडु के वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खास बात तो ये है दोस्तों कि श्री अरबिंदो के सपनों को साकार करते इस शहर की नींव मीरा अल्फासा नाम की एक स्पिरिचुअल लीडर और रॉजर एंगर नाम के एक आर्किटेक्ट ने 1968 में सरकार की मदद से ही रखी थी। इस शहर को बसाने का मकसद था एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल सिटी बनाना जिसमें धर्म, जात, पॉलिटिक्स कुछ ना हो, और यहाँ के नागरिकों का एकमात्र मकसद निर्वाण को पाना हो। इसकी इनॉग्रेशन में 124 देशों के नुमाइंदे आए थे, जिनके सामने ऑरोविल की नींव रखी गई। 20 देशों से लगभग 400 लोग यहाँ बसने भी आए। इस टाउनशिप की पूरी जिम्मेदारी औरोबिंदो सोसाइटी को दी गई थी, लेकिन फिर मीरा अल्फासा की मृत्यु और औरोबिंदो सोसाइटी और रेजिडेंट्स के बीच मतभेदों के चलते इंदिरा गांधी सरकार ने ऑरोविल इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980 के तहत इसका कंट्रोल औरोबिंदो सोसाइटी से ले लिया, जिसके बाद 1988 में राजीव गांधी सरकार ने ऑरोविल फाउंडेशन एक्ट पास करवाया, जिसके तहत इस शहर का 3 लेवल्स पर सिस्टम डिसाइड किया गया और उसमें भारत सरकार के नुमाइंदों को भी जगह दी गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ऑरोविल में दुनिया भर के लगभग 55 देशों के 2,900 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो मीरा अल्फासा के उस सपने को जिंदा रखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 9। मौत से खेलने वाले ये जिंदा दिल जाबाज हम क्या कर सकते हैं उसकी हद हमेशा बदलते रहते हैं और नए नए रिकॉर्ड भी सेट करते रहते हैं। जुनून की इसी हद को पार करते हुए ऑस्ट्रियन स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर के नाम इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई से जंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा, तो आपको बता दूं कि स्पेस जितना। जी हाँ, विश्वास नहीं होता ना। एक हीलियम फिल्ड बैलून की मदद से पहले फेलिक्स धरती की सतह से 1,28,000 फीट ऊपर पहुंचते हैं और फिर एक लंबी छलांग लगा देते हैं। अपने सिर्फ 3 मिनट के कुछ ऊपर के फ्री फॉल में फेलिक्स सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड को हासिल कर लेते हैं और आखिर में पैराशूट डिप्लॉय करके
सेफली लैंड भी कर जाते हैं। दोस्तों ये हाइट स्ट्रेटोस्फेयर का अपर मिडल पार्ट है और स्पेस का एज है। इसी कारण इस जंप को करने से पहले फेलिक्स को स्पेस सूट भी पहनाया गया था। क्यों, है ना कुछ अलग। अगर हफ्ते की एक वीडियो से आपका जी नहीं भरता तो आए फैक्टिफाइड हिंदी के फेसबुक पेज पे। और अब तो फैक्टिफाइड बुद्धिजीवियों के लिए हमने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना दिया है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों अब आ चुका है समय आपके अपने चहेते योर ओन फैक्ट का। और ये आज का फैक्ट हमें भेजा है कृष्ण चंदक ने, जो बताते हैं कि साइन लैंग्वेज या फिर मूक और बधिरों के लिए इशारों की भाषा को दुनिया के 41 देशों ने अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें से 26 देश अकेले यूरोप में हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया भर में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बोल सुन नहीं सकते, ये चाहे जिस भी इलाके के हों। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के कुछ इशारों की मदद से ही ये कोई बात समझ पाते हैं। ऐसे में इनकी भाषा को अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज में जगह देना इन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं होने देने की एक मजबूत पहल है और एक सजग सुलझे हुए समाज की पहचान है। बाकी अपने यहाँ का तो आप जानते ही हैं। फिलहाल आज यही खत्म होता है ये कमाल का सफर। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट का। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए फैक्टिफाइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने वाले और अंत तक मेरे साथ बने रहने वालों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया।